नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जेपीएससी जेट 2026 के लिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 2 में हम लोग पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन दैट मीन्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग देखते हैं वन लाइनर। और आप लोग को पता होगा कि जेपीएससी के द्वारा जेट का जो एग्ज़ाम है वो 29 मार्च को कराए जाने का नोटिफिकेशन जो है वो पहले से एग्ज़ाम कैलेंडर में डिसाइडेड है। तो आप लोग इसका जो नोटिफिकेशन जो है वो जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, झार शिक्षा के द्वारा हमारे एप्लीकेशन पर आपको राजनीति विज्ञान का कंप्लीट पेपर 2 के लिए आपको 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें से आपको 20 बुकलेट मिलेंगे। साथ में इसका 15,000 क्वेश्चन आंसर का जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो भी आपको इसी में मिल जाएगा। साथ में आपका 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जो कि अभी आपको रीजनेबल प्राइस पर, इसका जो प्राइस है वो 2499 है, लेकिन अभी इस पे 60% डिस्काउंट है जो कि 31 जनवरी तक रहेगा। तो जिनको भी लेना हो तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके ये ले सकते हैं, प्ले स्टोर में ये आपका अवेलेबल है। वहीं अगर सिर्फ ओनली बुकलेट लेना है तो बुकलेट भी ले सकते हैं, जिसमें से आपको 20 बुकलेट्स मिलेंगे। कितने? तो 20 बुकलेट्स मिलेंगे, जिसका जो प्राइस है वो है 1300 है। कितना है? 1300 है, लेकिन अभी आपको 61% इस पर डिस्काउंट है। ये भी आपको मात्र 499 पे मिलेगा। जिसको भी किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो, परेशानी हो रही है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 8271 11 36 45। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को यूनिट 2 में पॉलिटिकल थॉट है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, उसमें क्या क्या पढ़ना है और किनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? देखिए, कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना है, प्लेटो पढ़ना है, अरस्तु पढ़ना है, मैकियावेली के बारे में पढ़ना है, हॉब्स पढ़ना है, लॉक पढ़ना है, रूसो पढ़ना है, हीगल पढ़ना है। उसके बाद मैरी वुllstonecraft को पढ़ना है, जॉन स्टुअर्ट मिल पढ़ना है, कार्ल मार्क्स पढ़ना है, ग्राम्सी पढ़ना है, हन्ना अरेंट पढ़ना है, फ्रेंच फाइनल पढ़ना है, माओ जेडोंग पढ़ना है और जॉन रॉल्स को पढ़ना है। यानी कि टोटल 16 थिंकर जो है इन लोगों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्फ्यूशियस से और देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस के दर्शन में रेन का मुख्य अर्थ क्या है? तो कन्फ्यूशियस के दर्शन में रेन का मुख्य अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मानवता या परोपकार। क्या है? मानवता या परोपकार। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में कन्फ्यूशियस और उनके शिष्यों के संवाद संकलित हैं? तो किस पुस्तक में कन्फ्यूशियस और उनके शिष्यों के संवाद संकलित हैं? यह है द एनालिटिक्स में। किसमें? तो द एनालिटिक्स में संकलित है। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस ने अच्छे शासन का आधार किसे माना है? तो कन्फ्यूशियस ने अच्छे शासन का आधार जो है वो सदाचार और नैतिक को माना है, नैतिक उदाहरणों को माना है, न कि दंड और कानून को। किसको? सदाचार और नैतिक उदाहरणों को माना है, न कि दंड और कानून को। अगला प्रश्न है, ली की अवधारणा कन्फ्यूशियस के अनुसार क्या दर्शाती है? तो ली की जो अवधारणा है वो कन्फ्यूशियस के अनुसार क्या दर्शाती है? तो सामाजिक अनुष्ठान, शिष्टाचार और उचित आचरण को दर्शाती है। किसको? तो सामाजिक अनुष्ठान, शिष्टाचार और उचित आचरण को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, शासक को शासक की तरह और मंत्री को मंत्री की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? यह सिद्धांत है नामों का सुधार, यानी कि रेटिफिकेशन ऑफ नेम से। किससे? तो नामों का सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखते हैं प्लेटो से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, प्लेटो की किस पुस्तक में दार्शनिक राजा यानी फिलोसोफर किंग का सिद्धांत दिया गया है? तो किस पुस्तक में फिलोसोफर किंग का सिद्धांत दिया गया है? तो द रिपब्लिक में दिया गया है। किसमें? तो द रिपब्लिक में। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा के 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो प्लेटो के अनुसार
मानवीय आत्मा के 3 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो विवेक यानी रीजन, साहस यानी स्पिरिट और क्षुधा यानी एपेटाइट। ये 3 जो हैं ये मानवीय आत्मा के प्रमुख तत्व हैं। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह कथन किसका है? तो यह प्लेटो का है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में कानूनों के शासन दैट इज रूल ऑफ लॉ को स्वीकार किया? तो रूल ऑफ लॉ को किस पुस्तक में स्वीकार किया? तो द लॉज में स्वीकार किया। किसमें? तो द लॉज में स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, गुफा का रूपक एलिगोरी ऑफ द केव प्लेटो के किस सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है? तो एलिगोरी ऑफ द केव प्लेटो के किस सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है? तो ज्ञान और वास्तविकता के सिद्धांत को। किसको? तो ज्ञान और वास्तविकता के सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद दैट इज कम्युनिज्म में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो उत्पादक वर्ग दैट इज प्रोड्यूसर वर्ग क्लास जो था वो शामिल नहीं था। कौन? तो प्रोड्यूसर क्लास जो था वो शामिल नहीं था। अब हम देखते हैं अरस्तु के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, किसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने 158 दैट इज 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद किस शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट माना है? तो किसको? तो पॉलिटी को माना है। किसको? तो पॉलिटी को माना है। अगला प्रश्न है, राज्य परिवारों और गांवों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन है। यह परिभाषा किसकी है? यह अरस्तु की है। क्या है? तो राज्य जो है परिवारों और गांवों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन है। किसके द्वारा कहा गया है? यह अरस्तु के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने क्रांति का मूल कारण किसे माना है? तो अरस्तु ने क्रांति का जो मूल कारण है किसे माना है? तो असमानता की भावना को माना है। क्या माना है? तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी को क्रांति का मूल कारण माना है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दास्ता दैट इज स्लेवरी के 2 प्रकार कौन से हैं? तो दास्ता के 2 प्रकार कौन से हैं? एक है प्राकृतिक दास्ता और दूसरा है वैधानिक दास्ता। कौन सा? तो प्राकृतिक दास्ता और वैधानिक दास्ता। अगला प्रश्न है, अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? तो पॉलिटिक्स जो है कितने भागों में विभाजित है? यह 8 भागों में विभाजित है। कितने? तो 8 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है यह अरस्तु का है। किसका है? तो अरस्तु का है। वो बोलते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। अब हम देखते हैं मैकियावेली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मैकियावेली की किस रचना को आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक माना जाता है किसको? तो द प्रिंस को माना जाता है। किसको? तो द प्रिंस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली ने शासक के लिए किन 2 जानवरों के गुणों का होना आवश्यक बताया है? तो किन 2 जानवरों के गुणों का होना आवश्यक बताया है? तो शेर दैट इज साहस के लिए और लोमड़ी चालाकी के लिए। किसके लिए? तो शेर और लोमड़ी 2 जानवरों के गुण का होना आवश्यक बताया है। अगला प्रश्न है, दोहरे नैतिकता के सिद्धांत ड्यूअल मोरालिटी का प्रतिपादन किसने किया? तो दोहरे नैतिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह मैकियावेली के द्वारा किया गया है। शासक के लिए अलग नैतिकता और आम जनता के लिए अलग नैतिकता, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग नैतिकता का प्रतिपादन किया गया है। किसके द्वारा? तो मैकियावेली के द्वारा। अगला प्रश्न है, मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में गणतंत्र दैट इज रिपब्लिक का समर्थन किया? तो किसमें? तो द डिस्कोर्सेस में किया। किसने? द डिस्कोर्सेस ऑन लेवी में किसका समर्थन किया है? तो रिपब्लिक का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, भाग्य एक स्त्री की तरह है जिसे वश में करने के लिए बल प्रयोग आवश्यक है, यह विवादास्पद कथन किसका है? यह विवादास्पद कथन जो है ये किसका है? यह मैकियावेली का। किसका? यह मैकियावेली का
है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली ने राजनीति को किस विषय से पूरी तरह अलग किया? तो राजनीति को किस विषय से पूरी तरह अलग किया है? तो धर्म और नैतिकता से। किससे? तो धर्म और नैतिकता से पूरी तरह से अलग किया है। अब हम लोग देखते हैं थॉमस हॉब्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो लेवियाथन जो है ये 1651 ईस्वी में, दैट इज 1651 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था दैट इज स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य का जीवन कैसा था? तो मनुष्य का जीवन कैसा था? तो एकाकी था, दीन था, घृणित था, पाशविक था और क्षणभंगुर था। दैट इज सोलैरिटी था, पुअर था, नेस्टी था, ब्रूटिश था और शॉर्ट था। क्या था? तो सोलैरिटी था, पुअर था, नेस्टी था, ब्रूटिश था और शॉर्ट था। किसके अनुसार? तो हॉब्स के अनुसार। किसमें? तो प्राकृतिक अवस्था में। अगला प्रश्न है, हॉब्स ने संप्रभुता के किस रूप का समर्थन किया है? तो हॉब्स ने संप्रभुता के किस रूप का समर्थन किया है? तो निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया, दैट इज एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, शब्दों के बिना तलवार के समझौते मात्र शब्द हैं। शब्दों के बिना तलवार के समझौते मात्र शब्द हैं। यह कथन जो है ये किसका है? यह कथन जो है वो थॉमस हॉब्स का है। किसका है? तो थॉमस हॉब्स का है। अगला प्रश्न है, हॉब्स ने मनुष्य के समस्त कार्यों का मूल प्रेरक किसे माना है? तो मूल प्रेरक किसे माना है? तो आत्मरक्षा को माना है, दैट इज सेल्फ परसर्वेशन को माना है। किसको माना है? तो सेल्फ प्रजर्वेशन को माना है और भय को माना है। अगला प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार क्या जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है? हॉब्स के अनुसार क्या जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है? तो नहीं है। केवल आत्मरक्षा के खतरे को छोड़कर वो राजा के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता है। ये किसके अनुसार है? ये हॉब्स के अनुसार कहा गया है। अब हम देखते हैं जॉन लॉक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जॉन लॉक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? तो जॉन लॉक को किस विचारधारा का जनक माना जाता है? तो उदारवाद का जनक माना जाता है, दैट इज लिबरलिज्म का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार 3 प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स कौन कौन से हैं? तो 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, दैट इज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का जो अधिकार है ये 3 प्राकृतिक अधिकार है। किसके अनुसार? तो जॉन लॉक के अनुसार। अगला प्रश्न है, लॉक ने मनुष्य के मस्तिष्क को जन्म के समय क्या कहा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को जन्म के समय क्या कहा है? तो कोरी स्लेट कहा है, दैट इज टेबुला रासा कहा है। क्या कहा है? तो टेबुला रासा, दैट इज कोरी स्लेट कहा है। अगला प्रश्न है, लॉक की पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में पहले निबंध का उद्देश्य क्या था? तो पहले निबंध का उद्देश्य क्या था? तो फिल्मर के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन करना। क्या था? तो फिल्मर के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन करना था। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार सरकार कैसा है? तो लॉक के अनुसार सरकार कैसा है? तो एक ट्रस्ट है। क्या है? ट्रस्ट है या न्यास, जो सीमित शक्तियों के साथ कार्य करती है। किसके? तो जो सीमित शक्तियों के साथ कार्य करती है। अगला प्रश्न है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन जो है यह जॉन लॉक का है। किसका है? यह जॉन लॉक का है। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं जीन जैक रूसो के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन रूसो की किस पुस्तक में है? यह रूसो की किस पुस्तक में है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में। किसमें? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 जो पब्लिश हुई है उस पुस्तक में यह कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क्या है? वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, रूसो की समान इच्छा दैट इज जनरल विल की मुख्य विशेषता क्या है? तो जनरल विल की मुख्य विशेषता क्या है? यह सदैव सही होती है और सार्वजनिक कल्याण दैट इज कॉमन गुड की ओर उन्मुख होती है। किसकी ओर? तो कॉमन गुड की ओर उन्मुख होती है।
अगला प्रश्न है, रूसो ने किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन किया है? तो रूसो ने किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन किया है? यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो बैक टू नेचर का नारा किस विचारक से जुड़ा है? तो बैक टू नेचर का जो नारा है यह रूसो के विचार से जुड़ा है। किसके विचार से? यह रूसो के विचार से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, रूसो ने विज्ञान और कला के विकास को नैतिक पतन का कारण किस निबंध में माना है? तो नैतिक पतन का कारण जो है यह किस निबंध में माना है? तो डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस में माना है। किसमें? तो डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस में माना है। अगला प्रश्न है, नोबल सैवेज की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो नोबल सैवेज की अवधारणा जो है यह रूसो के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? तो रूसो के द्वारा प्रस्तुत की गई। अब हम लोग देखते हैं हेगल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति डायलेक्टिकल मेथड के 3 चरण क्या है? तो डायलेक्टिकल मेथड के 3 चरण क्या क्या है? तो वाद दैट इज थेसिस, प्रतिवाद एंटीथेसिस और संवाद सिंथेसिस। क्या क्या है? थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस है। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है हेगल का है। किसका है? तो हेगल का है। दैट इज स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अगला प्रश्न है, हेगल के अनुसार इतिहास का यह इतिहास किसका प्रकटीकरण है? हेगल के अनुसार इतिहास जो है वो किसका प्रकटीकरण है? यह विश्व आत्मा का प्रकटीकरण दैट इज वर्ल्ड स्पिरिट या विवेक का जो है वो प्रकटीकरण। कौन? तो इतिहास। अगला प्रश्न है, हेगल ने नागरिक समाज दैट इज सिविल सोसाइटी को क्या कहा है? तो हेगल ने सिविल सोसाइटी को क्या कहा है? तो आवश्यकताओं का यंत्र कहा है। किस क्या कहा है? तो आवश्यकताओं का यंत्र यानी कि सिस्टम ऑफ नीड्स कहा है। किसको? तो नागरिक समाज को यानी कि सिविल सोसाइटी को कहा है। अगला प्रश्न है, हेगल की प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी ऑफ राइट्स कब प्रकाशित हुई? तो फिलोसफी ऑफ राइट्स जो है यह 1821 में यानी कि 1821 में प्रकाशित हुई थी। कब? तो 1821 में प्रकाशित हुई थी फिलोसफी ऑफ राइट्स। अब हम लोग देखते हैं मैरी वुllstonecraft के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मैरी वुllstonecraft की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है वो कौन सी है? तो अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन है। कौन सा है? तो अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन है, जो कि 1792 में पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न है, वुllstonecraft ने रूसो के किस विचार की कड़ी आलोचना की है? तो वुllstonecraft ने रूसो की किस विचार की कड़ी आलोचना की है? तो महिलाओं की शिक्षा और उनकी अधीनता की कड़ी आलोचना की है, विशेषकर रूसो के चरित्र सोफी के संदर्भ में। किसमें? तो सोफी के संदर्भ में वुllstonecraft ने रूसो की विचारों की कड़ी आलोचना की है। अगला प्रश्न है, वुllstonecraft ने महिलाओं की मुक्ति का मुख्य साधन किसे माना है? तो महिलाओं की मुक्ति का जो मुख्य साधन है किससे माना है? तो शिक्षा और तार्किक क्षमता का विकास को माना। किसको? तो शिक्षा को और तार्किक क्षमता का विकास को महिलाओं की मुक्ति का मुख्य साधन माना है। अगला प्रश्न है, वुllstonecraft की किस प्रकार की नारीवादी माना जाता है? वुllstonecraft जो है उसको किस प्रकार की नारीवादी माना जाता है? तो उदारवादी नारीवादी माना जाता है, दैट इज लिबरल फेमिनिस्ट माना जाता है। किनको? तो मैरी वुllstonecraft को। अब हम लोग देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इसमें, जेएस मिल ने स्वतंत्रता के हनन को रोकने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो स्वतंत्रता के हनन को रोकने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो हानि का सिद्धांत यानी कि हार्म प्रिंसिपल दिया। किसके द्वारा? तो जेम्स मिल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, यह कथन मिल ने किस संदर्भ में कहा? यह कथन जो है वो किस संदर्भ में कहा गया था? यह उपयोगितावाद में गुणात्मक भेद करते हुए कहा गया था। किसमें? तो उपयोगितावाद में गुणात्मक भेद करते हुए कहा गया था। अगला प्रश्न है, मिल ने
किस प्रकार के मतदान का समर्थन किया है? तो मिल ने किस प्रकार के मतदान का समर्थन किया है? तो बहुल मतदान दैट इज प्लूरल वोटिंग और खुला मतदान का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के सह लेखक के रूप में किसे माना जाता है? तो द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के सह लेखक के रूप में हैरियट टेलर मिल को माना जाता है। किसको? तो हैरियट टेलर मिल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मिल ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन क्यों किया? तो मिल ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन क्यों किया? तो सत्य की खोज के लिए। किसके लिए? तो सत्य की खोज के लिए, क्योंकि सत्य को दबाने से या दबने से रोकने के लिए, क्योंकि सत्य को दबने से रोकने के लिए किसकी? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, जेस मिल किस विचारक के उपयोगितावाद में संशोधन के लिए जाने जाते हैं? तो किस विचारक के उपयोगितावाद में संशोधन के लिए जाने जाते हैं? तो जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन के लिए जाने जाते हैं। कौन? तो जेस मिल। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स से, यानी कार्ल मार्क्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है। दार्शनिकों ने केवल दुनिया की व्याख्या की है, सवाल इसे बदलने का है। यह किस पुस्तक में है? यह कौन सा पुस्तक में है? यह थीसिस ऑन फायरवैक में। किसमें? तो थीसिस ऑन फायरवैक में है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक संरचना दैट इज बेस क्या तय करती है? तो आर्थिक संरचना जो है वो क्या तय करती है? तो अधिसंरचना दैट इज सुपर स्ट्रक्चर तय करती है, जैसे कानून, धर्म, राजनीति और संस्कृति को तय करती है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू मार्क्स ने किस पुस्तक में विस्तृत रूप से दिया? यह किस पुस्तक में दिया है? यह दास कैपिटल में दिया। किसमें? तो दास कैपिटल में दिया है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किस दस्तावेज में दिया गया है? तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा जो है ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में दिया गया है, और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है ये 1848 का है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो पदार्थ और आर्थिक परिस्थितियां। क्या है? तो पदार्थ दैट इज मैटर और आर्थिक परिस्थिति दैट इज इकोनॉमिकल कंडीशंस। अगला प्रश्न है, मार्क्स राज्य को किस रूप में देखते हैं? तो मार्क्स जो है वो राज्य को किस रूप में देखते हैं? तो राज्य को एक शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति के रूप में देखते हैं। किस रूप में? तो शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति के रूप में देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न है, ग्राम्सी की प्रसिद्ध अवधारणा हेजेमनी का क्या अर्थ है? तो हेजेमनी का क्या अर्थ है? तो सहमति और विचारधारा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करना। क्या करना? तो सहमति और विचारधारा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करना। अगला प्रश्न है, प्रिजन नोटबुक्स किसने लिखी? तो प्रिजन नोटबुक्स जो है ये एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? तो एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ग्राम्सी ने बुद्धिजीवियों को किन दो श्रेणियों में बांटा? तो ग्राम्सी ने बुद्धिजीवियों को किन दो श्रेणियों में बांटा है? एक पारंपरिक दैट इज ट्रेडिशनल और दूसरा जैविक यानी कि ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी के रूप में बांटा है। अगला प्रश्न है, ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज दैट इज सिविल सोसाइटी किसका क्षेत्र है? तो सिविल सोसाइटी जो है ये किसका क्षेत्र है? ये सहमति निर्माण और हेजेमनी का है। किसका? तो सहमति निर्माण और हेजेमनी का है। अगला प्रश्न है, ग्राम्सी ने क्रांति के लिए किस प्रकार के युद्ध की बात की है? तो ग्राम्सी ने क्रांति के लिए किस प्रकार के युद्ध की बात की है? तो स्थिति का युद्ध यानी वॉर ऑफ पोजीशन और गति का युद्ध यानी वॉर ऑफ मैन ओवर। किसका? स्थिति का युद्ध और गति का युद्ध की बात की। किसने? तो ग्राम्सी ने बात की। किस लिए? तो क्रांति के लिए बात की है। अब हम देखते हैं हन्ना आरेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये पहला प्रश्न है, हन्ना आरेंट ने अपनी किस पुस्तक में अधिनायकवाद दैट इज टोटलिटेरियनिज्म की जड़ों का विश्लेषण किया है? तो किस पुस्तक में किया है? द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। किसमें? तो द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में
विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, बुराई की तुच्छता, बैनालिटी ऑफ इविल वाक्यांश आरेंट ने किसके संदर्भ में गढ़ा? तो किसके संदर्भ में गढ़ा गया है? यह एडोल्फ आइकमैन के संदर्भ में गढ़ा गया। किसके संदर्भ में? तो एडोल्फ आइकमैन के मुकदमे के दौरान यह गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, हन्ना आरेंट ने मानव गतिविधियों को किन 3 स्तरों में विभाजित किया है? तो किन 3 स्तरों में विभाजित किया है? तो पहला श्रम यानी लेबर, कार्य यानी वर्क और क्रिया यानी एक्शन, इन 3 स्तरों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, हन्ना आरेंट के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता कहाँ पाई जाती है? तो सच्ची स्वतंत्रता जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र दैट इज पब्लिक रिल्म्स और राजनीतिक क्रिया में सच्ची स्वतंत्रता जो है वो पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऑन रिवॉल्यूशन पुस्तक में हन्ना आरेंट ने किस क्रांति को आदर्श माना है? तो किस क्रांति को आदर्श माना है? तो अमेरिकी क्रांति को आदर्श माना है। किसमें? तो ऑन रिवॉल्यूशन पुस्तक में। किसके द्वारा? तो हन्ना आरेंट के द्वारा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं फ्रेंच फैनन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, फ्रेंच फैनन की पुस्तक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क का मुख्य विषय क्या है? तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क का मुख्य विषय जो है वो क्या है? तो उपनिवेशवाद का अश्वेत लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। क्या है? तो उपनिवेशवाद का अश्वेत लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका मुख्य विषय है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच फैनन ने उपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन के लिए किसे आवश्यक माना है? तो किसे? तो हिंसा को आवश्यक माना यानी वायलेंस को आवश्यक माना है। आत्म सम्मान पुनः प्राप्ति के लिए। किसके लिए? तो आत्म सम्मान पुनः प्राप्ति के लिए हिंसा दैट इज वायलेंस को आवश्यक माना है। किसके द्वारा? तो फ्रेंच फैनन के द्वारा माना गया है। अगला प्रश्न है, द रेंज ऑफ द अर्थ द रेस्ट ऑफ द अर्थ की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो द रेस्ट ऑफ द अर्थ की प्रस्तावना जो है ये जीन पॉल सार्त्र के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? तो जीन पॉल सार्त्र के द्वारा लिखी गई थी। फ्रेंच फैनन के अनुसार औपनिवेशिक समाज किस प्रकार का समाज है? तो औपनिवेशिक समाज जो है यह किस प्रकार का समाज है? यह है मनीकियन समाज। कैसा है? तो मनीकियन समाज है, 2 हिस्सों में पूरी तरह विभाजित, अच्छाई बनाम बुराई। किसमें? तो अच्छाई और बुराई में विभाजित है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच फैनन मुख्य रूप से किस देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे? तो फ्रेंच फैनन जो थे वो किस देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे? तो अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे। किसके? तो अल्जीरिया के। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं माओ त्से तुंग यानी कि माओ जेडोंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। माओ ने राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे बताया? तो माओ ने राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है किसे बताया है? तो बंदूक की नली को। किसको? तो बंदूक की नली को, यानी कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। माओ का जन रेखा यानी मास लाइन का सिद्धांत क्या है? तो माओ का जन रेखा का सिद्धांत क्या है? तो जनता से विचारों को लेना और उन्हें व्यवस्थित कर जनता को वापस देना। क्या करना? तो जनता से विचारों को लेना और उन्हें व्यवस्थित कर जनता को वापस देना, इसी को बोलते हैं माओ का जन रेखा सिद्धांत। अगला प्रश्न है, माओ द्वारा चलाया गया सांस्कृतिक क्रांति कल्चरल रेवोल्यूशन अभियान कब शुरू हुआ? तो कल्चरल रेवोल्यूशन अभियान जो है ये 1966 में शुरू हुआ। कब हुआ? तो 1966 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, सैकड़ों फूलों को खिलने दो अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इस अभियान का उद्देश्य क्या था? तो बौद्धिक चर्चा और आलोचना को प्रोत्साहित करना। बाद में इसे दबा दिया गया, लेकिन फर्स्ट में क्या किया? तो बौद्धिक चर्चाएं और आलोचनाओं को प्रोत्साहित किया गया था। इसी को बोला गया है सैकड़ों फूलों को खिलने दो। अगला प्रश्न है, माओ ने चीन के लिए किस प्रकार के लोकतंत्र की वकालत की है? तो चीन के लिए किस प्रकार के लोकतंत्र की वकालत की है? तो न्यू डेमोक्रेसी। किसके लिए? तो न्यू डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है, माओ के अनुसार अंतर्विरोध कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतर्विरोध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक शत्रुतापूर्ण और दूसरा गैर शत्रुतापूर्ण।
कैसा, तो एक शत्रुतापूर्ण और दूसरा गैर शत्रुतापूर्ण। अगला प्रश्न है, अब हम लोग हैं जॉन रॉल्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है 1971 में प्रकाशित जॉन रॉल्स की महान कृति का नाम क्या है? उस कृति का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या नाम है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नाम है। अगला प्रश्न है रॉल्स ने न्याय को किस रूप में परिभाषित किया है? तो रॉल्स ने न्याय को किस रूप में परिभाषित किया है? तो निष्पक्षता के रूप में न्याय, किस रूप में? तो निष्पक्षता के रूप में न्याय के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है अज्ञानता का पर्दा यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस अवधारणा का क्या उद्देश्य है? तो वेल ऑफ इग्नोरेंस अवधारणा का क्या उद्देश्य है? तो निष्पक्ष न्याय के सिद्धांतों को चुनने के लिए अपनी सामाजिक स्थिति को भूलना। क्या करना? तो निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत को चुनने के लिए अपनी सामाजिक स्थिति को भूलना, इसी को बोला गया है अज्ञानता का पर्दा यानी कि वेल ऑफ इग्नोरेंस। अगला प्रश्न है रॉल्स का भेद का सिद्धांत डिफरेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? तो डिफरेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि असमानता तभी स्वीकार्य है जब वह समाज के सबसे वंचित यानी कि लीस्ट एडवांटेज के हित में हो, तभी जो है वह असमानता है वह स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है रॉल्स ने उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म की आलोचना क्यों की है? तो रॉल्स ने उपयोगितावाद की आलोचना क्यों की है? क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा और पृथकता को महत्व नहीं देता। किसको? तो व्यक्ति की गरिमा और पृथकता को यह महत्व नहीं देता है, इसीलिए रॉल्स ने उपयोगितावाद की आलोचना की है। अगला प्रश्न है रॉल्स की बाद की पुस्तक पॉलिटिक्स लिबरलिज्म में कौन सा विचार प्रमुख है? तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म में कौन सा विचार जो है वो प्रमुख है? तो ओवरलैपिंग कंसेंसस। कौन सा? तो ओवरलैपिंग कंसेंसस जो है यह प्रमुख विचार है। अब हम देखते हैं मिसलेनियस प्रश्नों को, जो कि सभी थिंकर्स या को मिला के इसको बनाया गया है आप लोग के लिए स्पेशल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति के नुकसान को नहीं, यह किसने कहा? यह किसके द्वारा कहा गया है? यह मैकियावेली के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है किस विचारक ने रूसो के जनरल विल को सिर कटा लेवियाथन कहा है? तो सिर कटा लेवियाथन किस विचारक ने कहा है? तो वॉगन ने कहा है। किसके? तो हॉब्स से तुलना करते हुए। किसके द्वारा? तो वॉगन के द्वारा कहा गया है, हॉब्स से तुलना करते हुए रूसो के जनरल विल को सिर कटा लेवियाथन। अगला प्रश्न है जेस मिल को अनिच्छुक लोकतांत्रिक किसने कहा? तो अनिच्छुक लोकतांत्रिक जो है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो C.L. वेपर के द्वारा। किसके द्वारा? तो C.L. वेपर के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? इसका उपशीर्षक है न्याय से संबंधित यानी कि कंसर्निंग जस्टिस है। क्या है? तो कंसर्निंग जस्टिस है। पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना, यह कथन किसका है जिसका मिल ने खंडन किया? यह कथन जो है यह जेरमी बेंथम का है। किसका है? तो जेरमी बेंथम का है। अगला प्रश्न है ग्रामसी के अनुसार राज्य का सूत्र क्या है? तो ग्रामसी के अनुसार राज्य जो है वो क्या है? तो राजनीतिक समाज और नागरिक समाज दोनों का मिला हुआ रूप है। क्या है? तो राजनीतिक समाज और नागरिक समाज दोनों का मिला हुआ रूप को क्या बोलते हैं? तो राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक देश में समाजवाद सोशलिज्म इन वन कंट्री का विचार माओ और मार्क्स के विपरीत किसने दिया? यह विचार किसके द्वारा दिया गया? यह स्टालिन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? तो स्टालिन के द्वारा दिया गया, लेकिन माओ ने इसे चीनी संदर्भ में ढाला। अगला प्रश्न है हॉब्स लॉक और रूसो तीनों किस सिद्धांत के समर्थक हैं? तो हॉब्स लॉक और रूसो तीनों जो है ये सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के समर्थक हैं। किसके? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है मानव चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्माण नहीं करती बल्कि सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। मानव चेतना जो है उसकी सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती बल्कि सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। यह कथन किसका है?
यह कथन कार्ल मार्क्स का है। किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को किस क्रम में रखा है? तो न्याय के सिद्धांत को किस क्रम में रखा है? तो सबसे पहले समान स्वतंत्रता, उसके बाद अवसर की समानता, उसके बाद भेद का सिद्धांत। तो किस क्रम में? तो सबसे पहले समान स्वतंत्रता, उसके बाद अवसर की समानता, उसके बाद भेद का सिद्धांत। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा झार ऐप पर, झार शिक्षा ऐप पर आप लोग के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है जेपीएससी जेट के लिए, जिस पर अभी आपको 60% का डिस्काउंट है। ये अभी आपको 999 पर पड़ेगा, जो कि ये 31 जनवरी तक ये वैलिड रहेगा। उसके बाद इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप लोग सिर्फ ओनली बुकलेट चाहते हैं तो बुकलेट भी मिल जाएगा, जिस पर अभी आपको 61% का डिस्काउंट मिलेगा। ये भी आपका 31 जनवरी तक रहेगा, जो कि अभी आपको 4999 पर ये मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये ऐप पर और इसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम जो है हमारे चैनल के नाम से ही है, @झार शिक्षा 8271 सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, आपको वो मिल जाएगा। वहां से इसका आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।